बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और पढ़ते पढ़ते हमने पढ़ा कि जो परागकण होता है वो कैसा दिखता है, यानी कि नर वाला जो जनन अंग है वो किस प्रकार का होता है, उसके क्या काम होते हैं। फिर हमने पढ़ा मादा वाले जनन अंग के बारे में, यानी कि जायांग के बारे में, उसके क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं उसके। फिर अब हमें पढ़ना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, वो है परागण, जिसका नाम क्या है, परागण। हमें पढ़ना है परागण के बारे में। तो ये जो परागण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉलिनेशन, और इंग्लिश की स्पेलिंग हो जाएगी पॉलिनेशन, POLL पॉल, POLLI पॉली, NATION नेशन, NATION नेशन, पॉलिनेशन। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है क्या होता है पॉलिनेशन। तो पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि पूर्ववर्ती भाग में, यानी कि पहले इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ लिया है कि जो पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादपों में जो नर होता है, नर युग्मक, और जो मादा युग्मक होती हैं, मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो है वो कहाँ पर बनता है, वो बनता है परागकण के अंदर में मिलता है अपन को। और जो मादा युग्मक है, ये वाली मादा युग्मक, वो कहाँ मिलती है अपन को, भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। हमने पढ़ लिया था, याद करने के लिए अपन बता सकते हैं कि जैसे पौधा है, यहाँ पर है अंडाशय, वर्तिका, ये अंडाशय, फिर वर्तिका, फिर वर्तिकाग्र, ऐसे ये मादा जनन अंग है। और साइड में लगा होता है नर वाला जनन अंग। तो नर जनन अंग में क्या होता है, ये तंतु होता है, फिर उसके बाद में ये परागकोश होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो परागकोश है, इसके अंदर से क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं, परागकण। और परागकण के अंदर में दो परत होती हैं, एक बाहर वाली होती है बाह्यचोल, और अंदर वाली होती है अंतचोल। अंतचोल के अंदर में दो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, दो कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है वेजिटेटिव सेल, तो बड़ी वाली जो कोशिका होती है उसको कायिक कोशिका बोलते हैं, यानी कि वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटी वाली कोशिका होती है इसको बोलते हैं जनन कोशिका। और जनन कोशिका दो में विभक्त हो जाती है, दो में डिवाइड हो जाती है और बनाती है दो नर युग्मक बना लेती है। तो नर युग्मक कहाँ होते हैं, परागकण के अंदर में होते हैं। ये हमने देख लिया कहाँ पर है, परागकण के अंदर में। वैसे जो मादा युग्मक है, ये अंडाशय अभी अपन ने डिटेल में पढ़ा। अंडाशय के अंदर में क्या होता है, अंडाशय के अंदर में देखते हैं हम, अंडाशय वाली गुहा होती है एक, ये गुफा है, फिर उसमें अपरा लगी होती है, फिर उसके बाद में ये इसकी डंठल होती है, बीजांड वृंत, और उसमें बीजांड होता है, ये बीजांड होता है। बीजांड के अंदर में ही बीजांड काय होता है, बीजांड काय के अंदर में भ्रूणकोश बनता है। बीजांड काय के अंदर में क्या बनता है, भ्रूणकोश। तो नीला वाला क्या हो गया, भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश के अंदर में क्या होता है, भ्रूणकोश के अंदर में ही क्या होता है, अंड। ये भ्रूणकोश हमने पढ़ा था, जैसे भ्रूणकोश है उसमें कितने सेल होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक ये बीच वाली, तो 7 कोशिकाएं होती हैं। और उसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, ऐसे हमने पढ़ा था। और ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा है जो NCERT के डायग्राम में दिया है, वो कहाँ पर होता है, बीजांडद्वारी छोर पे होता है। और ये समुच्चय होता है, तंतु रूपी समुच्चय यहाँ पर होता है, सिनर्जिड्स वगैरह, और बीच में यहाँ पर अंड होता है,
अंड होता है। ठीक है, मतलब ये जो मादा वाला युग्मक है, मादा युग्मक वो कहाँ पर होता है? भ्रूण कोश के अंदर में होता है। फिर उसके बाद चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है, दोनों को एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न हो? यानी कि जो दोनों ही प्रकार के जो युग्मक हैं, दोनों युग्मक हैं, यानी कि नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी कैसे होते हैं? अचल होते हैं। अचल का मतलब है चल नहीं सकते, यानी कि उनके पैर नहीं है। जैसे ये है हमारा नर युग्मक, इसके भी पैर नहीं है, और जो मादा युग्मक है ये अंदर यहाँ पर, इसके भी पैर नहीं है, दोनों के ही पैर नहीं है। अब ये दोनों अचल है, तो इन दोनों को एक साथ लाने के लिए, यानी कि इसको और इसको साथ में लाना है दोनों को, तो क्या करें? दोनों को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव होता है? तो वही एनसीईआरटी में बताया जाएगा। ये परागण के द्वारा संपन्न होता है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। यानी कि नर और मादा युग्मक को मिलाने के उद्देश्य के लिए, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया या जो प्रक्रम होता है, उसी को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। फिर परागण की असली वाली डेफिनेशन क्या होगी कि पराग कणों यानी कि पराग कोश के झड़ने के पश्चात पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण या संचारण को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से अपन को याद रखनी है कि जो परागकण होते हैं, परागकण जो कि कहाँ से आए? जिसके अंदर नर युग्मक होता है, तो वो जब परागकोश से झड़ते हैं, फिर ये परागकणों का जो स्त्री केसर, ठीक है, जहाँ पर अपन को मादा युग्मक मिलेगी, तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है वहाँ तक जब उसका स्थानांतरण हो जाता है या संचारण हो जाता है, यानी कि स्थानांतरण मतलब जब वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे जब कोई चले जाता है उसको बोलते हैं स्थानांतरण, या संचारण मतलब वो उड़ के आ गए, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जब परागकण अपनी जगह से, यानी कि परागकोश से झड़कर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। तो इसको अपन डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये फूल है और ये फूल का ये अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। और अंडाशय के अंदर में कौन इंतज़ार कर रही है? मादा युग्मक। यहाँ पर अपन ऐसे ही बना देते हैं, ये मादा युग्मक है, पूरी लिपस्टिक लगा के बढ़िया इंतज़ार कर रही है कि मेरा नर युग्मक आएगा। फिर यहाँ पर है अपना दूसरा फूल, या एक ही फूल भी हो सकता है, ये अपना दूसरा फूल हो गया, जिसमें मैं सिर्फ नर युग्मक बना रहा हूँ, नर युग्मक की चीज़ बना रहा हूँ। पुन केसर बना रहा हूँ बस, ये सब पुन केसर है। पुन केसर पे ये ऊपर जो लगा हुआ है वो परागकोश है। ठीक है, परागकोश से निकलता है क्या? परागकोश से निकलते हैं बहुत सारे परागकण, ये बहुत सारे परागकण निकल रहे हैं, ऐसे निकलते हैं ना। तो ये एक परागकण को बना रहा हूँ मैं, एक परागकण को बड़ा करके बना रहा हूँ कि परागकण है ये, इसकी बाह्य चोल हो गई और अंदर में होती है अंतचोल, अंदर में अंतचोल होती है, और इसके अंदर मान लीजिए अपने दो नर युग्मक होते हैं। एक के अंदर में कितने नर युग्मक होते हैं? दो नर युग्मक।
इधर पे अपने हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 नर युग्मक है। अब ये नर युग्मक जो हैं वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं इस मादा युग्मक के पास में, ठीक है। अब इन दोनों को जाने के लिए तो मादा युग्मक इंतज़ार कर रही है, नर युग्मक जो है आने के लिए तैयार है। तो एनसीईआरटी में क्या बोला है कि जब ये परागकोश से जब नर युग्मक परागकण झड़ता है, ये जो परागकण है जब परागकोश से झड़ गया और झड़ने के बाद ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या है स्त्री केसर का, ये पूरा है स्त्री केसर। इस पूरे को क्या बोल रहे हैं अपन, स्त्री केसर। और स्त्री केसर का ये कौन सा वाला भाग है, वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। लिख देते हैं अपन वर्तिकाग्र, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला है वो वर्तिकाग्र है, हमें मालूम है। तो जब परागकण झड़ते हैं और झड़ने के बाद कहाँ पर आएंगे, उड़ते हुए। जब परागकण उड़ते हुए कहाँ पर आ जाते हैं, ये वर्तिकाग्र पे आ जाएं। वर्तिकाग्र पे इनका क्या हो गया, स्थानांतरण। पहले कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। अब इनका अपनी जगह से परागकोश से ये झड़ते हुए अपनी जगह से इनका स्थानांतरण हो रहा है, इनका संचारण हो रहा है और उड़ते हुए ये कहाँ पर आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, जब ये वर्तिकाग्र पे आ गए, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये जब यहाँ से यहाँ पर आ गए, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इसी को बोलते हैं परागण। इसी को क्या बोलते हैं, परागण या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि जो परागकण है वो झड़ के जब अपनी जगह से जब वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, उनका स्थानांतरण हो जाता है या संचारण हो जाता है, कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब ये यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद यहाँ से एक पाइप निकलेगी, नली निकलेगी, और नली निकल के ये दोनों अपनी मादा युग्मक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो ये वाला प्रक्रिया कब होगी, ये हम बाद वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी अपन को सिर्फ इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये कितने कितने प्रकार के होते हैं परागण, और कैसे कैसा होता है ये परागण, कैसे संभव हो पाता है। तो ये प्रक्रिया हमें समझ में आ गई। फिर से पढ़ लेते हैं कि परागकणों का यानी कि परागकोश के से झड़ने के पश्चात, तो परागकणों का स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। यानी कि परागण की प्राप्ति के लिए यानी कि परागण संपन्न हो जाए, परागण आराम से हो जाए, उसके लिए जो पुष्पी पादप हैं, जो हमारे पुष्पी पादप हैं यानी कि फूल बनाते हैं, उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्य यानी कि बहुत ही स्पेशल एक जनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। यानी कि जनन जिस चीज़ से हो जाए, ऐसा एक तरीका उन्होंने विकसित किया है। ऐसा एक तरीका, अनुकूल मतलब जनन हो जाए, कि ऐसा संभव हो जाए, उसको बोलते हैं अनुकूलन। और जनक मतलब जनन, कि जनन यहाँ पर अपन को असल में परागण लिखना चाहिए था, परागण अनुकूलन व्यूह विकसित हो जाए, तो ऐसा उन्होंने एक तरीका, बहुत ही आश्चर्य वाला तरीका विकसित किया है, ठीक है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, परागण हो जाए जिससे, तो ये क्या करते हैं, पुष्पी पादप परागण को प्राप्त करने के लिए, यानी कि परागण हो जाए कि ये जो नर युग्मक था वो यहाँ पर उड़ के यहाँ पर आ जाए, तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। यानी कि कुछ बाहर वाली चीज़ों से, बाहर वाले लोगों से मदद लेते हैं।
बाहरी चीज़ों से मदद लेते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? कि ये पूछ रहे हैं कि आपको पता है क्या? तो इसका आंसर हमें आगे मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अब अपन को पता चल गया कि जो परागण होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो अब हमें पढ़ना है कि परागण किस किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि परागण के प्रकार क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परागण के प्रकार। तो यहाँ पर लिखा है कि पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए, पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए, ये क्या लिखा है, ये स्रोत लिखा है। स्रोत बहुत ही अजीबोगरीब शब्द है, लेकिन स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण के तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है। परागण को तीन प्रकार में बांटा जा सकता है, यानी कि पराग के स्रोत, यानी कि जो परागकण है उसका स्रोत क्या है। स्रोत मतलब परागकण कहाँ से आ रहा है, परागकण कहाँ से आ रहा है उसको बोलते हैं स्रोत। जहाँ से जो चीज़ आती है, जहाँ से जो चीज़ मिलती है उस चीज़ को बोलते हैं स्रोत। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये है पानी की टंकी, ये हमारी है पानी की टंकी, और ये पानी की टंकी में से निकला एक पाइप, और पाइप निकला, और पाइप निकल के, ये तो ऊपर रखी होती है पानी की टंकी, निकल के हमारे घर में आया, और घर में आके ये नल में खुल गया। ये हमारा नल लगा हुआ है, ये नल में खुल गया, और नल से फिर क्या आने लग जाता है, पानी, नल से पानी आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि ये पानी जो आ रहा है यहाँ पर, ये पानी जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो हम बोलेंगे इस पानी की टंकी से आ रहा है। तो इस पानी का स्रोत क्या हुआ, तो इस पानी का स्रोत ये पानी की टंकी हुई, यानी कि जहाँ से पानी अपन को मिलेगा। वैसे यहाँ पर लिखा है कि जो परागकण है, यहाँ पर क्या है, पराग, पराग मतलब परागकण। तो पराग का जो स्रोत है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि जहाँ से पराग हमको मिलेगा उसको ध्यान में रखते हुए परागण को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है। कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, तीन प्रकार में। तो जैसे ही हम ये प्रकार पढ़ेंगे, परागण के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिनेशन के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि कितने होते हैं, जो कि तीन होते हैं। तो अपन की जिम्मेदारी है कि उसको याद रखें, और उसको अब ज़िंदगी भर कभी भी भूलना नहीं है। और इस तरीके से तो मैं बता ही दूंगा कि आप भूल के दिखा दीजिए उसको। ठीक है, हम तो पढ़ा देंगे, आपके अंदर में दम है तो भूल के दिखा दीजिए, लेकिन आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो परागण के तीन प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है स्वयुग्मन। पहले परागण के प्रकार का नाम है स्वयुग्मन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, यहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा की बात नहीं हो रही है, इसका नाम है ऑटोगैमी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या देखनी है यहाँ पर, कि इधर पे लिखा हुआ है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, इसके अंदर में कोई भी परागण जैसा शब्द नहीं आया है। तो सबसे पहली कन्फ्यूज़न यही होती है कि जब हम बोलते हैं स्वयुग्मन तो हमारे दिमाग में कहीं भी याद आता नहीं है कि ये परागण का प्रकार है, क्योंकि इसके नाम में कहीं भी परागण जैसा शब्द नहीं आ रहा है। तो लेकिन हमें याद रखना है कि स्वयुग्मन एक परागण का एक प्रकार होता है, जिसको इंग्लिश में ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि एक ही, यानी कि उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। क्या हो गई कि एक ही पुष्प में, यानी कि एक ही पुष्प की बात चल रही है, एक ही पुष्प के अंदर में जो परागकोश है वहाँ से जब परागकण निकल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र तक परागकणों का जो स्थानांतरण होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोलते हैं। चित्र 2.9 में हम देख सकते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन को एक डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो अपना तो सहारा सबका भगवान है, अल्लाह ताला सबके सहारा है। और यहाँ पर अपन एक ज़रिया लेते हैं डायग्राम। तो ये जैसे एक प्यारा सा सुंदर सा फूल है, और प्यारे से सुंदर से फूल में यहाँ पर लगा हुआ है
कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है अंडाशय। ये अंडाशय है, फिर वर्तिका है, फिर वर्तिकाग्र है, ऐसा हो गया। और बाजू में लगे हुए हैं प्यारे प्यारे से लंबे लंबे से स्त्री केस, पुनकेसर। एक और पुनकेसर है, एक ही साइड का बना रहा हूँ मैं। अब ये जो फूल है, और इसकी पंखुड़ी भी बना देते हैं ताकि फूल जैसा तो लगे। ये इसकी पंखुड़ी हो गई, बहुत ही लेटी हुई पंखुड़ी है, कोई बात नहीं। तो ये फूल है, एक फूल समझ लीजिए इसको, एक फूल है। फूल के अंदर में ये हो गया स्त्री केसर, और ये हो गया हमारे दो दो पुनकेसर भाई साहब। तो ये जो पुनकेसर है, अब यहाँ से क्या हम परागण पढ़ रहे हैं। परागण में क्या होगा, इसका जो ये परागकोश है, ये जो परागकोश है, इसमें से झड़ेंगे परागकण। इसमें से परागकण झड़ेंगे। अब जब एक ही फूल के अंदर में जब परागकोश से यानी कि जो ये परागकण निकले एक ही फूल के, वो झड़ के कहाँ आ जाए, वो झड़ के कहाँ पर आ जाए, ये परागकण झड़ के ये उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्वायुग्मन। इसी को क्या बोलते हैं, स्वायुग्मन। स्वायुग्मन, स्वायुग्मन, या फिर बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। तो स्वायुग्मन कैसे हुआ, स्वा का मतलब हुआ स्वयं, स्वा का मतलब क्या हुआ, स्वयं। यानी कि स्वयं क्या, कि उस फूल की ही बात चल रही है, एक ही फूल की बात चल रही है। तो इस फूल के स्वयं के जो बनाए हुए परागकण हैं, स्वयं के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पर गिर गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्वायुग्मन। इसी को क्या बोलते हैं, स्वायुग्मन, क्योंकि ये गिरेंगे और बाद में जब ये मादा युग्मक से मिलेंगे तो युग्मन हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वायुग्मन। इंग्लिश में इसका नाम है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ऑटो का मतलब होता है खुद से, खुद के अंदर। गैमी का मतलब होता है वही युग्मन, गैमी का मतलब होता है युग्मन। तो ऑटो युग्मन मतलब स्वयं में युग्मन हो गया, ऑटोगैमी हो गई, यानी कि खुद में क्या हो गया, निषेचन हो जाएगा। कैसे निषेचन हो गया, क्योंकि खुद के परागकण खुद ही के वर्तिकाग्र पे, उसी फूल के वर्तिकाग्र पे गिर गए, इसको बोलते हैं स्वायुग्मन। तो फिर से पढ़ लेते हैं कि एक ही यानी कि उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, स्वायुग्मन बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है, जाहिर सी बात है। ये जो परागण हुआ है, परागण किसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर उचक के जब यहाँ पर आके ये गिर जाए वर्तिकाग्र पर, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। तो ये उसी पुष्प के अंदर होता है, जाहिर सी बात है, कोई दूसरे पुष्प में तो हुआ नहीं है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं जो वर्तिकाग्र होता है खुलता एवं अनावृत होता है, वहाँ पूर्ण स्वायुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक सामान्य पुष्प के अंदर, यानी कि नॉर्मली जो फूल होते हैं, यानी कि आम तौर पे जो फूल हमको दिखाई देते हैं ना, सामान्य पुष्प मतलब कॉमनली, कि आम तौर पे जो पुष्प होता है वहाँ पर क्या होता है, जो परागकोश होता है, जो अपना स्त्री पुनकेसर का जो परागकोश है, ये परागकोश अपन को दिख रहा है वो, और वर्तिकाग्र जो होता है, वो कैसा होता है, वो खुला हुआ होता है और अनावृत होता है। खुला हुआ मतलब बाहर जो उसका आसपास का वातावरण है वो खुला हुआ, उसके कांटेक्ट में होता है, यानी कि खुला हुआ रहता है अपने आसपास। और अनावृत होता है, यानी कि ढका हुआ नहीं होता। आवृत मतलब होता है ढका हुआ, जैसे हमने पढ़ा था आवृत बीजी, तो ढके हुए बीज वाला। वैसे अनावृत बोल देंगे तो ढका हुआ नहीं है, जो ढका हुआ नहीं है। तो इसका चाय का ढक्कन जो है ढका हुआ नहीं होता है, यानी कि
अनावृत। तो फॉर एग्जांपल हमें इस शब्द का इस्तेमाल करना है अनावृत, तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कि चाय बना के लेके आए, किसी ने हमारे सामने चाय रखी और वो खुली हुई है, तो हम बोलेंगे कि देखिए जनाब, इस चाय को आवृत कर दीजिए, यानी कि इस चाय को ढक दीजिए। अब उनने चाय को ढक दिया, अब अपन को बोलना है इस चाय का ढक्कन हटा दीजिए, तो अपन बोलेंगे कि जनाब इस चाय के ढक्कन को अनावृत कर दीजिए, यानी कि चाय का ढक्कन हटा दीजिए, इसको कवर मत करिए। तो अनावृत का मतलब हो गया कि जो ढका हुआ नहीं होता। तो यहाँ पर एक सामान्य पुष्प के अंदर में जो परागकोश और वर्तिकाग्र होते हैं वो खुले हुए और अनावृत होते हैं, यानी कि खुले हुए होते हैं, वो ढके हुए नहीं होते हैं। वहाँ पर ये जो पूर्ण स्वयुग्मन है, ये जो स्वयुग्मन हो रहा है जो हमने अभी अभी पढ़ा, वो अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम हो सकता है। अपेक्षाकृत मतलब अगर तुलना की जाए बाकी पुष्पों के मुकाबले में देखा जाए, कौन से तरीके के पुष्पों के मुकाबले में देखा जाए वो हम पढ़ लेंगे। वो क्या होता है? बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही कम होता है। दुर्लभ का मतलब होता है बहुत ही कम, रेयर, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। पूर्ण स्वयुग्मन होना, पूर्ण स्वयुग्मन क्या बोलना चाह रहे हैं ये? कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पुष्प है अभी हमने जो बनाया है, एक और बार बना लेते हैं कि ये जो पुष्प था और इसका अंडाशय वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। और इसके अंदर में क्या लगा हुआ था? इसके अंदर में लगा हुआ था इसका इसमें पुंकेसर लगा हुआ था और ऊपर परागकोश है। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से एक परागकण बना रहा हूँ, परागकण मैंने बनाए, ये परागकण है और ये गिर के जब यहाँ पर गिरते हैं तो इसको बोलते हैं स्वयुग्मन। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे जो परागकण है, ये वाला भी इधर गिर गया, ये वाला भी इधर गिर गया और ये वाला भी इधर गिर गया, है ना। तो अगर सारे के सारे इसके जो परागकण थे सारे के सारे कहाँ गिर गए? उसी की वर्तिकाग्र पर गिर गए, तो हम क्या बोलेंगे? ये पूर्ण स्वयुग्मन हुआ, पूर्ण स्वयुग्मन। यानी कि सारे के सारे जो इसके परागकण थे वो किधर पे गिर गए? खुद ही के वर्तिकाग्र पर गिर गए। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, जब हवा इस तरफ चलेगी, मान लीजिए हवा इस तरफ चली तो ये क्या हुए? ये वाले इस तरफ गिरेंगे। और मान लो ज़्यादा तेज़ चल गई तो ये इन पे गिरा ही नहीं, ये इधर पे चला गया, बाहर फेंक गया, यहाँ पर ये पड़ा हुआ यहाँ पर। फिर मान लीजिए कभी हवा क्या हुई, हवा जो है इस तरफ चली, यहाँ पर चली हवा, इस तरफ चली, तो तीनों के तीनों कहाँ पर हुए? इसके एंटीने ही बिगड़ गए। क्या ये इंतज़ार कर रहा था, अरे आजा आजा आजा, और हवा इस तरफ चली और ये सारे के सारे क्या हुए? यहाँ पर फिक गए, इधर चले गए, यहाँ पर चले गए, उधर जाने की बजाय, यानी कि वेस्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो खुले हुए पुष्प रहते हैं, आम तौर पे पुष्प कैसे होंगे? हमने देखा होगा, सूरजमुखी का पुष्प है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, बहुत सारे फूल देखे होंगे, वो खुले हुए रहते हैं। तो उसके भी पुंकेसर जो अपना परागकोश है वो खुला हुआ है, वर्तिकाग्र भी खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है ना। तो ये क्या होता है? पूर्ण स्वयुग्मन होना, यानी कि सारे के सारे इसके ऊपर गिरे, ऐसा संभव होना बहुत ही कम है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम चांसेस है। यही इन्होंने बात बोली है कि खुले हुए पुष्प में जो आमतौर पे होते हैं उसमें पूर्ण स्वयुग्मन होना, यानी कि सारे के सारे पुंकेसर परागकण इस पर गिर जाएं, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर मान लीजिए ढका होता, किसी भी तरीके से ढका होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इनने एक वो लगा दिया, पॉलीथीन का बैग लगा दिया अपन ने, ठीक है, इसको ढक दिया, तो ये क्या हो गया? आवृत हो गया। ये क्या हो गया? आवृत हो गया। अब चाहे भले ही कहीं भी हवा चले, ये कहाँ पर आगे गिरेगा? गिरेगा तो इसी फूल में, किसी और के में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण स्वयुग्मन हो सकता है और ऐसे किस्म के फूल भी होते हैं। तो उसी की तुलना में जो ढके हुए पुष्प रहते हैं, जो आवृत वाले पुष्प रहते हैं, उनकी तुलना में जो ये वाले पुष्प हैं जो कि अनावृत हैं, उसमें पूर्ण स्वयुग्मन होना बहुत ही दुर्लभ है। अब इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। तो यानी कि इसमें ये चांस है कि ऐसे वाले फूलों में कि जो उनके परागकण हैं वो वेस्ट हो सकते हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए? वेस्ट ना हो,
तो इस प्रकार के पुष्पों में स्वायुग्मन के लिए, यानी कि इनके अंदर में स्वायुग्मन हो जाए कि खुद का परागकण खुद के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो पराग है, पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। समकालिकता की आवश्यकता होती है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जब जिस टाइम पे पराग निकलेगा, परागकण निकलेंगे, तब उस टाइम पे वर्तिकाग्र को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, कबूल भी करना चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अपन ने देखा कि ये अपनी वर्तिकाग्र है और यहाँ पर है अपने परागकण, ठीक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो इसको समझ लीजिए शादी जैसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो परागकण की टीम है, ये अपनी निकली बारात लेके। यहाँ पर क्या हो रही है, बारात लेके निकली, पूरा ढोल वोल बजा के निकल रहे हैं लोग, बढ़िया मस्त एकदम, कि वहाँ पर जाएंगे मस्त एकदम नाचते वास्ते निकल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आके पता चला, फिर वो आ रहे थे रास्ते में, यहाँ पर आके पता चला कि ये वर्तिकाग्र जो है सो रहे हैं, ये वाले लोग सो रहे हैं, गेट ही बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पर गेट बंद करके रखा हुआ है, यानी कि ये तैयार ही नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं अरे भैया हम तो तैयार ही नहीं है, हमें क्या पता आप लोग आने वाले हैं। तो जिस टाइम पे परागकण निकलते हैं, यानी कि परागकण विमुक्त होते हैं, इस परागकोश से विमुक्त होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं, उसी टाइम पे क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे सेम समय में वर्तिकाग्र को भी तैयार होना चाहिए, इनको एक्सेप्ट करने के लिए, इनको अंदर लाने के लिए। तब जाके क्या हो पाएगा, तब जाके स्वायुग्मन पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होनी चाहिए, समकालिकता होनी चाहिए, सेम टाइम पे दोनों तैयार होने चाहिए। वही बात यहाँ पर गई है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वायुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। फिर इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए। परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन दोनों में एक सेम टाइम पे, दोनों के सेम टाइम पे तैयार होने चाहिए दोनों, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पास पास। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों इतने पास पास होने चाहिए, तो ये वाला है, ये यहाँ पर इतने पास पास है, ठीक है। अब जैसे ही इससे परागकण निकलेंगे, यहाँ पर परागकण निकले, तो जैसे ही निकलेंगे वो फट से इसमें गिर जाएंगे, क्योंकि ये पास पास में है ना। अब एक मान लीजिए ये वाला जो है इंडिया में था, ये वाला तो इंडिया में, ठीक है, और वर्तिकाग्र स्त्री केसर भी इंडिया में, ये स्त्री केसर, और पता चला एक इसका जो पुन केसर है वो यहाँ लटक रहा है, ये पता नहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर। अब इसके परागकण निकले, ये जो मान लीजिए इसके परागकण निकले तो हाथ मलते रह जाएंगे, कहाँ पर जाके गिरेंगे, इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, कहीं गिरे मतलब गिर ही नहीं पाएंगे इस वर्तिकाग्र के ऊपर, परागण हो ही नहीं पाएगा, स्वायुग्मन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दूर है, दूर में अवस्थित है, यानी कि दूर में स्थित है। लेकिन ये वाला कहाँ है, पास में स्थित है। तो इन दोनों को स्वायुग्मन करने के लिए पास में भी स्थित होना चाहिए, दूर होंगे तो स्वायुग्मन नहीं हो पाएगा। यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र, जो परागकोश है और वर्तिकाग्र है, उन दोनों को एक दूसरे के पास स्थित होना चाहिए, ठीक है, ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। तो यहाँ पर एक और बात हमने ध्यान में दी कि एनसीईआरटी बहुत ही यानी कि छुपे रुस्तम सी चीज़ है। अभी इनने क्या बोला, स्वायुग्मन, और यहाँ पर क्या बोल दिया, स्वपरागण। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि इसका एक और नाम होता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, कहाँ चला गया, स्वायुग्मन जो हम बोल रहे थे, इसी का एक और नाम क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण। तो अच्छे अगर तमीज़ से एनसीईआरटी पढ़ी होती है तो हमें इसका नाम मिल जाता है। परागण के प्रकार में परागण का नाम तो आना चाहिए, तो इसलिए स्वपरागण इसको बोलते हैं, स्वायुग्मन। तो हम ये नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे है
कि कुछ पादप जैसे कि वायोला, इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं अपन को, नाम अच्छे से पहले पढ़ने हैं फिर ही तो जाके याद होंगे। तो कुछ पादप जैसे वायोला, जिसको और बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम है सामान्य पानसी, सामान्य पानसी या सामान्य पेंसी इसको बोलते हैं, कॉमन पेंसी। वायोला यानी कि कॉमन पेंसी, सामान्य पेंसी। फिर दूसरा है ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिस। दूसरा पौधा क्या है, ऑक्जेलिस। तथा कोमेलीना, तथा क्या है, कोमेलीना, जिसका नाम है कौवे जैसा कनकौआ, जिसका नाम है कौवे, कौवे जिसके नाम कान होते हैं, कनकौआ जिसको बोलते हैं कोमेलीना। वो क्या करते हैं, ये सारे जो भी पादप हैं वो क्या करते हैं, दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। यानी कि ये लोग दो तरीके के फूल बनाते हैं, दो तरीके के फूल बनाते हैं। एक तरीके का फूल का नाम है उन्मील परागणी पुष्प। क्या नाम है इसका, उन्मील परागणी पुष्प, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर्स, चेस्मोगैमस फ्लावर्स। यह भी लिख देंगे, इसमें टेंशन की बात नहीं है। पहले तो ये पढ़ना आना चाहिए हिंदी वाला नाम, क्योंकि यही इतने पुराने ज़माने का है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम ऐसा है जैसे किसी को ऊन मिल रहा हो, है ना। तो उन्मील परागणी पुष्प, कि किसी को ऊन मिल गया परागण करने के बाद में, तो उन्मील परागणी पुष्प। फिर क्या है, अन्य प्रजाति के पुष्पों के सामान्य होते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि उन्मील परागणी पुष्प कैसे होते हैं, अन्य प्रजाति के पुष्पों के सामान्य होते हैं, समान होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं, दूसरे प्रजाति के जो पुष्प हैं उनके समान होते हैं। जिसके जो परागकोश हैं, जिसके परागकोश एवं जो वर्तिकाग्र है, परागकोश एवं वर्तिकाग्र कैसे होते हैं, अनावृत होते हैं, अनावृत होते हैं यानी कि ढके हुए नहीं होते। और दूसरे तरीके के फूल कैसे बनाते हैं, तथा अनुन्मील परागणी पुष्प। क्या नाम है इसका, अनुन्मील परागणी पुष्प, अनुन्मील परागणी पुष्प। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि एक लड़की थी उसका नाम था अनु, एक लड़की थी उसका नाम था अनु, और ये जो अनु थी वो क्या हो गई, इन लोग को नहीं मिली, ये छोटा सा ना मतलब हो गया, उनको नहीं मिली, तो इसलिए बोल रहे अनु न मिली ये पुष्प, अनु न मिली ये पुष्प, ऐसे बोल सकते हैं अपन, अनुन्मील पुष्प परागणी पुष्प। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ऊन मिल रहा था, उन्मील परागणी पुष्प। यहाँ पर एक लड़की थी अनु, अनु नहीं मिल रही थी, अपन को बोलना अनुन्मील परागणी पुष्प, दूसरे तरीके के पुष्प हो गए। तो फिर ये अनुन्मील परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते, कभी भी अनावृत नहीं होते। यानी कि अनुन्मील वाले जो फूल होते हैं वो कैसे नहीं होते, अनावृत नहीं होते, यानी कि खुले हुए नहीं होते, यानी कि ढके हुए रहते हैं। तो एक ही बात है, एनसीईआरटी वाले भी है ना, बड़े ही अलग ही किस्म के प्राणी है कि अनावृत नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि खुले हुए नहीं होते। तो सिंपल सी भाषा में बोल सकते थे कि बंद होते हैं, लेकिन इनको ज़बरदस्ती बोलना है, एक तो अन ऊपर से नहीं। ठीक है, तो टोटल मिला के क्या है, अनुन्मील परागणी पुष्प कैसे होते हैं, बंद होते हैं, और उन्मील परागणी पुष्प कैसे होते हैं, खुले हुए होते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे ये अब अभी अपन देखेंगे। तो ये चित्र 2.9 सा में हम देख सकते हैं। फिर इस प्रकार के पुष्पों में जो उन्मील या अणु वाले पुष्प हैं, अनुन्मील परागणी पुष्प, इस प्रकार के पुष्पों में जो परागकोश एवं वर्तिकाग्र, परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। तो मैं समझ चुका हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो धुंधला धुंधला सा हमारे दिमाग में बैठा होगा, इसलिए अब अपन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है इसको। सबसे पहले तो एनसीईआरटी वालों ने क्या बताया कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दो प्रकार के पुष्प बनाते हैं, दो प्रकार के क्या करते हैं, पुष्प बनाते हैं। तो इसी को अपन को लिखना पड़ेगा पेज पे। ये हमारा आ गया प्यारा सा पेज, चलते जा रहा है जो। तो एनसीईआरटी वालों ने बताया कि पादप जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, दो तरीके के पुष्प बना सकते हैं। एक का नाम होता है, एक का नाम होता है ऊन जैसा, जिसको बोलते हैं उन्मील, आधा ना इसमें, उन्मील, उन्मील परागणी,
उन्मील परागणी पुष्प, उन्मील परागणी पुष्प। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है, ऐसे वाले फूलों को बोला जाता है चैस्मोगैमस फ्लावर्स। इसको बोलते हैं चैज, ऐसे लिख देता हूँ, चैस्मो गेमस, गेमस, चैस्मोगेमस फ्लावर्स। चैस्मोगेमस फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल। इंग्लिश में इसको लिखना होगा अगर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CHS चैस, MO चैस्मो, GAM गैम, GM गैम, OUS अस, चैस्मोगेमस, चैस्मोगेमस फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स की स्पेलिंग तो पता ही होगी। ठीक है, तो पहले तरीके के हो गए उन्मील परागणी पुष्प, जिसका नाम हो गया चैस्मोगैमस फ्लावर्स। दूसरे तरीके के फूल इन्होंने बात कर दी। क्या बात कर दी इन्होंने बात कर दी दूसरे तरीके के होते हैं कि एक लड़की थी अनु, और वो नहीं मिल रही थी, इसलिए उसका नाम हो गया अनु नहीं मिली परागणी पुष्प। अनु न मील्य परागणी पुष्प, अनु न मील्य परागणी अरे गणी खम्मा गणी परागणी पुष्प। ठीक है, तो ये हो गए अनु न मील्य परागणी पुष्प। एक लड़की थी अनु और वो नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने ना भी लगा दिया, अनुन्मील्य परागणी पुष्प, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ही अजीब व गरीब नाम है, क्लीस्टो गेमस फ्लावर क्लिस्टोगेमस फ्लावर। इंग्लिश में लिखेंगे तो CLEIST, क्लीस्ट TO2 क्लिस्टो, GM गेम, OUS अस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब तो हमें मालूम ही है, FLOWER फ्लावर। ठीक है, तो दो तरीके के पुष्प हमने पढ़ लिए, एक तो होते हैं उन्मील परागणी पुष्प और दूसरे होते हैं अनुन्मील परागणी पुष्प, जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, और उन्मील परागणी पुष्प जिसको बोलते हैं चैस्मोगेमस फ्लावर्स। जो उन्मील परागणी पुष्प होते हैं, है ना, ये वाले उन्मील परागणी पुष्प जिसको चैस्मोगेमस बोल रहे हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं खुले हुए होते हैं फूल, जो नॉर्मली हमें नज़र आते हैं, जिसको बोलेंगे हम अनावृत, यानी कि खुले हुए रहते हैं। उसका वर्तिकाग्र और जो परागकोश है वो खुले हुए रहते हैं बाहरी वातावरण में। ये होते हैं कैसे? क्लिस्टोगेमस, जो अनु नहीं मिल रही थी, वो होते हैं बंद फूल होते हैं, इसको बोलेंगे अपन आवृत। ये होते हैं आवृत। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिर से देखना है कि फूल दो तरीके के पढ़ लिए, दो तरीके के ये जो पादप होते हैं। तो जो उन्मील परागणी पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? खुले हुए होते हैं। और जो अनुन्मील परागणी पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? बंद होते हैं या फिर आवृत होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये आती है कि एग्ज़ाम के टाइम में उन्मील या फिर चश्मोगेमस फ्लावर्स बंद नज़र आने लगेंगे अपन को एकदम से, एग्ज़ाम के टाइम में बात कर रहा हूँ। और अनुन्मील परागणी पुष्प या फिर जिसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं वो अपन को कैसे नज़र आने लगेंगे? वो खुले हुए नज़र आने लगेंगे, यानी कि यहाँ का वहाँ कर देंगे, वहाँ का यहाँ कर देंगे, टोटल मिला के गड़बड़ करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है? याद रखने का ये तरीका है कि हम इसका कोई सी ट्रिक बना ले। तो मैंने बताया था ये उन्मील परागणी पुष्प को कैसा लग रहा है कि ऊन जो है, ऊन मिला, इसको कैसे याद रखना है? ऊन मिला। क्यों मिल गया ऊन? क्योंकि हमने चश्मा लगा के देखा। क्योंकि हमने क्या देखा? चश्मा लगा के देखा। ठीक है, हमने क्या करा? चश्मा लगा के देखा।
चश्मा लगा के देखा, लगा के देखा। और चश्मा लगा के जब देखते हैं तो अपनी आंखें कैसी रखते हैं, खुली हुई। अपनी आंखें कैसी रखनी पड़ेंगी, खुली हुई, तभी तो अपन ऊन देख पाएंगे और ऊन हमको मिल पाएगा। तो उन्मील परागणी पुष्प को ऐसे याद रखना है, ऊन मिला तो हो जाएगा उन्मील परागणी पुष्प। कैसे मिल गया, क्योंकि हमने चश्मा लगा के देखा, तो उसी का नाम होता है चेस्मोगैमस फ्लावर्स। और जब हम देखेंगे चश्मा लगा के तो कैसा रखेंगे, ऊन कैसे मिल सकता है, जब हम अपनी आंखें खुली हुई रखेंगे तो खुले हुए होते हैं। उन्मील परागणी पुष्प कैसे होते हैं, खुले हुए होते हैं। और जो दूसरे तरीके के फूल होते हैं वो बंद होते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर है अनुन्मील परागणी पुष्प। कैसे, अनुन्मील परागणी। तो मैंने बताया था इसका नाम कैसे लग रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम है अनु, जिसका नाम है अनु। तो अनु नहीं मिली, अनु ना मिली अनु ना मिली। अनु क्यों नहीं मिली, अनु इसलिए नहीं मिली कि जनाब आपने आंखें बंद करके देखी थी। आपने आंखें क्या करी, बंद करके देखी, इसलिए अनु जो है नहीं मिली। तो जिसमें नाना आ रहे हैं उसमें अनु नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये फूल जो होते हैं बंद होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल क्या हैं, ऐसे पादप होते कौन से हैं, उनका क्या नाम है। तो ऐसे पादप का अपन को नाम याद रखना है। 3 पौधे हैं जिनका हमें नाम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो है वायोला। कहाँ पर लिखे हम, ऐसे पौधों का नाम है। सबसे पहले तो है वायोला, पहला है वायोला, वायोला। वायोला जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी का नाम है ये, इसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य पैंसी। सामान्य पैंसी, पानसी, और पानसी, पान खाए सही है हमारा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, वायोला को बोलते हैं VIOLA, वायोला। और बोलते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन। सामान्य मतलब कॉमन, PANSY, पैंसी, PANSY, पैंसी, कॉमन पैंसी। दूसरे पौधे का नाम है, उसका नाम है ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ऑक्जेलिस, OXALIS, ऑक्जेलिस। और तीसरा पौधा है कोमेलिना, तीसरा है कोमेलीना। तो ये लीना है, कोमेलीना, जिसको बोलते हैं कनकौआ भी बोलते हैं, इसको कनकौआ, कनकौआ। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग हो जाएगी कोमेलीना की, कोमेलीना, LINA, लीना, ठीक है, कोमेलीना हो गई। तो 3 नाम हमने पढ़े हैं जिसमें ये दोनों प्रकार के फूल हमको देखने को मिलेंगे। पहला तो है वायोला जिसको सामान्य पैंसी भी बोलते हैं, दूसरा है ऑक्जेलिस, तीसरा है कोमेलीना जिसको कनकौआ भी बोलते हैं। अब हमें इसको याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए, ये तो बड़े अजीबोगरीब नाम हो जाएंगे, याद रखने के लिए अपने पास एक जिंगल है। तो इसमें हम बोल सकते हैं, वायोला का हम ले लेंगे ओला। ओला होती है, ओला, ओला टैक्सी होती है जिसको हम करते हैं ओला गाड़ी। तो ओला इसमें हो जाएगा अपना कि ओला, ओला पंजाब में, पंजाब में, ओला पंजाब में। फिर ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन वाले कौवे को, कौवे को मेलीना, कोमेलीना।
कौवे को मिली ना, ठीक है, कौवे को मिली ना। तो यहाँ पर एक ओला टैक्सी थी, ओला गाड़ी थी, ये अपनी गाड़ी हो गई ओला, ठीक है, अपनी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी ओला थी। और यहाँ पर था एक कौवा, यहाँ पर क्या था, एक कौवा था, ये कौवा है, ठीक है, थोड़ा मासूम सा कौवा है ये। और इसने अपने पास ऑक्सीजन का सिलेंडर ले रखा था, इस कौवे ने, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले रखा था इस कौवे ने, ठीक है। तो ओला गई पंजाब में, ये कौवा कहाँ था, पंजाब में था, ठीक है। तो ओला गई पंजाब में और इसको क्या मिली, ऑक्सीजन वाले कौवे को मिली ना, ठीक है, ऑक्सीजन वाले कौवे को मिली ना। तो यहीं पर अपना जिंगल हो जाएगा कि दो लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, एक ओला मिल रही है और एक कौवा मिल रहा है। तो यानी कि ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है कि दो तरीके के जिन पादपों में फूल होते हैं उसका एग्जाम्पल है। तो ओला पंजाब में, ओला का मतलब क्या हो गया, ओला का मतलब हो गया वायोला, ओला से क्या याद आ जाएगा, वायोला। पंजाब में, पंजाब में का पन याद रखेंगे, वायोला का दूसरा नाम क्या होता है, पानसी, कॉमन पानसी या सामान्य पानसी। तो पंजाब में पन याद रखेंगे पानसी के लिए, ठीक है। फिर ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन वाले, तो ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन से ऑक्जेलिस याद आ जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्जेलिस, ठीक है। ऑक्सीजन वाले कौवे को, कौवे को, कौवा मतलब कनकौवा, ठीक है, कनकौवा। और कोमेलीना मतलब कॉमेलीना, ठीक है, कोमेलीना मतलब कॉमेलीना, कि कौवे का दूसरा नाम क्या होता है, कोमेलीना। तो यहाँ से अपन को याद आ जाएगा कि ओला पंजाब में, यानी कि ऑक्जेलिस और पानसी, कॉमन पेंसी। फिर ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन का मतलब हो गया ऑक्जेलिस, कौवे को यानी कि कनकौवा, कोमेलीना, कोमेलीना मतलब कोमेलीना हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को याद हो जाएगा कि ओला पंजाब में ऑक्सीजन वाले कौवे को मिली ना, ओला पंजाब में ऑक्सीजन वाले कौवे को मिली ना। तो ये इससे अपन को एग्जाम्पल याद रह जाएगा। एक बार आँख बंद करके बोलेंगे ओला पंजाब में, ओला का मतलब क्या हो गया कि वायोला, पंजाब में मतलब पेंसी, ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। फिर ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन से ऑक्जेलिस। फिर कौवे यानी कि कनकौवा, कोमेलीना मतलब कोमेलीना, कौवा और कोमेलीना एक ही बात है। यहाँ से अपन को ये एग्जाम्पल याद हो जाएगा। तो इन सारे पौधों के अंदर में है ना, ये दो तरीके के अपन को फूल मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन ने यही पढ़ा था कि कुछ पादप जैसे कि वायोला, जिसका नाम क्या होता है, सामान्य पानसी, ठीक है, वायोला सामान्य पानसी। फिर ऑक्जेलिस जो हमने पढ़ा ऑक्सीजन वाले, कोमेलीना और कनकौवा यानी कि एक ही नाम है। ये क्या करते हैं, दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं, दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उनमें से पहले पुष्प का नाम है उन्मील परागणी पुष्प। उन्मील परागणी पुष्प यानी कि ऊन जिसको मिल रहा है, जिसको चेस्मोगैमस फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये होता है अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होता है, मतलब कि जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र कैसे होते हैं, अनावृत होते हैं। अनावृत होते हैं मतलब खुले हुए होते हैं, अनावृत मतलब खुले हुए होते हैं, ढके हुए नहीं होते। फिर उसके बाद दूसरे तरीके के कैसे होते हैं, अनुन्मील्य परागणी, यानी कि अनु नहीं मिल रही थी जिसको, यानी कि इसके पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते, यानी कि कभी भी खुले हुए नहीं होते, यानी कि बंद होते हैं। अनुन्मील परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते यानी कि ढके हुए होते हैं, यानी कि खुले हुए नहीं होते। अनावृत लिख लीजिए एक बार में कि अनावृत का मतलब होता है, आवृत मतलब ढका हुआ, अनावृत मतलब खुला हुआ, खुला हुआ। तो अनावृत, अनुन्मील्य वाले जो होते हैं अनावृत नहीं होते, यानी कि खुले हुए नहीं होते, यानी कि बंद होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोल दिया था इनने कि इस प्रकार के पुष्पों में, इस प्रकार के पुष्पों में यानी कि अनुन्मील्य वाले की बात कर रहे हैं, इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अनुन्मील्य वाले परागणी पुष्प हैं कि जो कैसे होते हैं, बंद से होते हैं। तो इसके अंदर में क्या होता है, इसका अगर मैं फूल का डायग्राम बनाऊँ, ये फूल कुछ ऐसा नज़र आता है। जैसे फूल है, फूल की डंठल है, ठीक है। एक पेड़ बना देता हूँ पहले, ये पौधा है,
और पौधे में से फूल निकल रहा है, फूल की कली निकली है। अब ये फूल कैसा होता है? तो ये फूल जो हमें दिख रहा है ये कैसा है? बंद सा फूल है। ये फूल जो है बंद है, ऊपर से जब हम इसको देखेंगे बंद सा फूल है। अब जब हम इसको फूल को काट के देखते हैं, अगर काट के देखा या खोल के देखेंगे इस फूल को, फूल तो अभी कैसा है? बंद है। तो ये फूल जो होता है वो बहुत ही ये ढका हुआ है, पूरी तरीके से बंद है। ठीक है, अब इस फूल को जब हम काट के देखेंगे, इस फूल को जब हमने खोला, जैसे मान लीजिए इस फूल को खोल लिया हमने, इस फूल को खोल लिया, तो इसके अंदर में हमें क्या दिखेगा? इसके अंदर में ये दिखेगा कि इसका अंडाशय, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। ठीक है, और साइड में इसके हमें लगे हुए नज़र आएंगे इसके पुंकेसर। साइड में इसके क्या नज़र आएंगे? पुंकेसर नज़र आ रहे हैं। ये साइड में इसके क्या है? पुंकेसर नज़र आ रहे हैं ऐसे। तो इसके जो पुंकेसर हैं और स्त्री केसर हैं वो एक दूसरे के क्या है? बहुत ही करीब करीब है, बहुत ही पास पास हैं। यही वाली लाइन अपन को एनसीईआरटी में भी बताई गई है कि जो अनुन्मील परागणी पुष्प है, अनुन्मील परागणी पुष्प है, अनु नहीं मिली यानी कि बंद वाले पुष्प हैं, इस प्रकार के पुष्पों में क्या होता है कि परागकोश एवं जो वर्तिकाग्र है वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं, एक दो नज़दीक स्थित होते हैं। अब नज़दीक स्थित होने का क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं, परागकोश क्या होते हैं? स्फुटित हो जाते हैं, तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर, वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, आकर परागण को प्रभावित करते हैं, परागण को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब जैसे क्या होता है कि जो पुष्प कलिका है यानी कि जो फूल है उसकी जो कली जैसी दिख रही है हमको, बंद है क्योंकि उसको कलिका बोल रहे हैं, तो जब उसमें जो परागकोश हैं यानी कि पुंकेसर पे जो परागकोश लगे हुए हैं वो क्या है? फटेंगे, स्फुटित होंगे, मतलब फटेंगे। तब क्या होगा? परागकण जो है वर्तिकाग्र के संपर्क में तुरंत आ जाएगा। परागकण क्या होगा? वर्तिकाग्र के तुरंत संपर्क में आ जाएगा और एकदम से क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा, यानी कि पॉलिनेशन हो जाएगा। परागण को प्रभावित करते हैं यानी कि पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अपन समझते हैं यहाँ पर वापस से। हमारा ये फूल था, ठीक है, अब इसमें से क्या निकलेंगे? तो यहाँ से झड़ेंगे परागकण। ये परागकण झड़े, इससे ये फटा। पहले ये जो अपना क्या था, ये परागकोश था, परागकोश, ये भी परागकोश है, इसमें से ये फटा और इसमें से क्या निकलने लग जाएंगे? परागकण निकले। ये डॉट डॉट्स हैं, परागकण है। जैसे ये निकलेंगे वैसे ही वो कहाँ गिर जाएंगे? इसके ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाएंगे। ये सारे के सारे परागकण क्या होंगे? वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाएंगे। और हमने पढ़ा था कि जब परागकोश से वर्तिकाग्र के ऊपर जब परागकण गिर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, पॉलिनेशन जिसमें हिंदी में बोलते हैं। तो वैसे ही क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। यानी कि इसमें ये वाले पुष्पों में परागण होना कितना आसान हो गया है ना, स्वपरागण होना कितना आसान हो गया। अब एक और बात सोचिए कि इस फूल के अंदर में स्वपरागण हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका जो परागकण है वो इस फूल से बाहर निकल जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि क्या होगा? ये बंद है, ये पूरी तरीके से क्या है? बंद है। तो ऐसे फूलों में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ स्वपरागण होगा। ऐसे में क्या होगा? सिर्फ स्वपरागण हो सकता है। स्वपरागण, स्वपरागण होता है, यानी कि पूर्ण स्वपरागण, पूर्ण स्वपरागण होगा। क्यों पूर्ण स्वपरागण होगा? यानी कि पूरी तरीके से इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? स्वपरागण ही हो सकता है। यानी कि खुद की एक ही फूल का जो परागकण है वो उसी के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, यही हो सकता है सिर्फ। ऐसा नहीं होगा कि इसका परागकण निकल के किसी दूसरे फूल में चले जाए। क्यों? क्योंकि ये बंद है। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो बंद वाले पुष्प होते हैं यानी कि अनुन्मील्य पुष्प, अनुन्मील्य जो पुष्प होते हैं उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पूर्ण स्वपरागण है। क्या होगा? पूर्ण स्वपरागण। यही बात एनसीईआरटी में फिर से लिखी गई है। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं, परागण कर देते हैं।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्प, अनुन्मील्य परागणी पुष्प यानी कि नहीं मिले वाले पुष्प, यानी कि बंद वाले पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं। सदैव क्या होते हैं, स्वयुग्मक होते हैं या फिर स्वपरागण वाले होते हैं। स्वयुग्मक का दूसरा नाम क्या था, स्वपरागण। स्वपरागण यानी कि उसमें क्या होगा, हमेशा हमेशा स्वपरागण ही मिलेगा, हमें स्वयुग्मन ही मिलेगा। सदैव क्या होते हैं, सदैव, तो ये एनसीईआरटी में है ना, जब क्वेश्चन बनता है ऐसे ही होता है कि अनुन्मील्य परागणी पुष्प, ऐसे लिख देंगे कुछ ही पुष्प स्वयुग्मक होते हैं, ऐसे लिख देंगे। अनुन्मील्य परागणी पुष्प कुछ ही स्वयुग्मक होते हैं, यानी कि वो बोल देंगे कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, सदैव हमेशा स्वयुग्मक होते हैं, यानी कि हमेशा उसमें क्या होगा, स्वयुग्मन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो बंद है, क्योंकि वो बंद है इसलिए उसके जो परागकण है वो उसी फूल में गिरेंगे ना, इसलिए तो हमेशा स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है स्पेलिंग में। वर्तिकाग्र पर क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। यहाँ पर वर्तिकाग्र पर क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता। स्वयुग्मक क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि उसके वर्तिकाग्र पर कोई पराया परागकण आके गिर जाए, उसका अवतरण हो जाए, यानी कि वो आके उससे मिल जाए, ऐसा अवसर कभी नहीं होता है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि दो तरीके के परागण और होते हैं कि मान लीजिए अगर एक फूल है, ये फूल है, ठीक है, और यहाँ पर इसका स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है, ठीक है, और ये दूसरा फूल है, यहाँ पर इसका स्त्री केसर है और यहाँ पर इसका पुंकेसर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस फूल का जो परागकण है वो निकल के इसी फूल में गिर गया, तो इसको बोलेंगे स्वपरागण। इसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। स्वपरागण, ठीक है, इसको बोलेंगे स्वपरागण, क्योंकि स्वयं का परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पे गिर गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये कोई दूसरा फूल था और दूसरे फूल का परागकण जो था वो क्या हुआ, पराया परागकण कहलाएगा ये, और इसके वर्तिकाग्र पे आके गिर गया। ये जो पराया वाला परागकण है, ये पराया परागकण इस पे आके गिर गया। तो जब किसी दूसरे फूल का परागकण आके इस वर्तिकाग्र पे गिर जाए तो इसको बोलते हैं पर परागण। इसको बोलते हैं पर परागण। पर परागण, परागण, पर परागण, ये हो गया स्वपरागण, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ, SELF, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और पर परागण का मतलब होता है क्रॉस परागण मतलब पॉलिनेशन, ठीक है। तो पर परागण मतलब समझ में आया कि जब अगर किसी दूसरे फूल का परागकण आके इस वर्तिकाग्र पे गिर जाए, इसका अवतरण हो जाए किसी दूसरे फूल से, तब इसको बोलेंगे पर परागण, ठीक है। और अगर ये जो परागकण है वो इसी फूल का परागकण आके इसी फूल के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब खुद, हम बोलते हैं ना माई सेल्फ, ऐसा। तो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण मतलब किसी दूसरे फूल का आ जाए। तो जो ये बंद वाले फूल हैं, जो ये बंद वाला फूल है, अब इसमें आप ही खुद ही बताइए, सोच के बताएंगे कि ऐसा हो सकता है क्या कि किसी दूसरे फूल का परागकण यहाँ पर था और वो आके जो है इसके वर्तिकाग्र पे गिर जाए, ऐसा हो जाए, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बंद है, इसके यहाँ पर दीवार लगी हुई है, इसके यहाँ पर क्या है, दीवार लगी हुई है, कि ये बोलता है कि हम परदेशियों को आने की जगह नहीं देते, बिल्कुल भी हम परदेशियों को नहीं आने दे सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही जो मियाँ हैं उनका ही परागकण लेंगे,
हम अपने ही मियाँ का परागकण लेंगे, ठीक है। और किसी को हम आने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पर्दा करते हैं। ये देखिए, ये भी क्या करते हैं, पर्दा कर रहे हैं। देखो फूल जो है पर्दा करके बैठा हुआ है कि दूसरे पराये मर्द को, पराये परागकण को नहीं आने दे रहा है। तो जो बंद वाले फूल होते हैं, जो पर्दा करते हैं, यानी कि जो क्या हैं, आवृत हैं, वो कभी भी उसके अंदर क्या नहीं हो सकता, पर परागण नहीं हो सकता, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो यही क्वेश्चन बनते हैं सिंपल कि जो अनुन्मील्य फूल हैं, अनुन्मील्य फूल, उसमें क्या पर परागण हो सकता है? तो हमें खुद से सोच के बताना है। अनु नहीं मिली यानी कि बंद वाली है, बंद वाला फूल है, उसके अंदर में क्या होगा कि पर परागण नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे कि बताइए ज़रा, जो कोमेलिना होता है उसका जो अनुन्मील्य पुष्प है, उसके अंदर में पर परागण होता है क्या? तब भी हमको बोलना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जनाब वो कैसा है, वो बंद है, वो बंद फूल होता है, इसलिए उसमें पर परागण नहीं हो सकता। वही बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि क्या कहा है कि अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पर क्रॉस या पर परागण, कोई पराया परागकण का अवतरण के अवसर नहीं होते, यानी कि कोई भी पराया परागकण जो है आके यहाँ पर नहीं कर सकता, पर परागण नहीं कर सकता, कोई बाहर से परागकण नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये बंद होते हैं। सिंपल सी बात है। अनुन्मील्य वाले कैसे होते हैं? अनुन्मील्य वाले बंद होते हैं। अब इनका फूलों का ज़रा चित्र देख लेते हैं हम। हमने पढ़ा था ओला पंजाब में, यानी कि ओला या जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, उसका नाम पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था ऑक्जेलिस का नाम पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कोमेलिना का नाम पढ़ा था। तो उसको हम देख लेते हैं ज़रा कि यहाँ पर दिख रही है अपन को, ये फूल दिख रहा है, यहाँ पर ये पौधा है, और इसके फूल देखिए, ये जो फूल है, ये थोड़ा दूसरे कलर से बताता हूँ, ये वाला जो फूल दिख रहा है यहाँ पर, ये कली है। ये कैसे फूल है? ये कोई सेब वेब नहीं है या कोई फूल नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? ये वो है, फूल है, बंद वाला फूल है, यानी कि अनुन्मील्य फूल है। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सारे के सारे जो हैं बंद वाले फूल हैं। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे अपन, तो ये भी कोई फल नहीं है, ये फूल है। ये भी एक फूल है जो बंद है, जिसको बोलेंगे अनुन्मील्य फूल, जिसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में। फिर उसके बाद में, और ये कौन से वाले फूल हैं? ये है खुले हुए फूल। ये खुले हुए हैं, जाहिर सी बातें दिख रहे हैं अपन को। तो ये जो हमने फूल देखे अभी, ये हैं वायोला के। ये जो किसके फूल हैं? वायोला के फूल हैं। जो वायोला होता है, वायलेट कलर का दिख रहा है हमको, वायोला वायलेट कलर का होता है। इसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, सामान्य पानसी भी बोलते हैं। तो ये सामान्य पानसी हो गया, पानसी, ठीक है। तो इसके होगा ये खुले वाले फूल, जिसको उन्मील्य पुष्प कहते हैं। और ये जो हो गए बंद वाले फूल, जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर या फिर अनुन्मील्य पुष्प। फिर वैसी है यहाँ पर वायोला था, अब है ऑक्जेलिस। ये जो फूल दिख रहे हैं जितने भी सारे, ऑक्जेलिस बहुत डिफरेंट कलर के आता है, येलो कलर का भी है, पिंक कलर का भी है। तो इसके भी ये खुले हुए वाले फूल हैं, उन्मील्य फूल। तो ये हो गए किसके फूल? ऑक्जेलिस के, ऑक्जेलिस, जिसको अपन ऑक्सीजन वाला ऐसे याद रख रहे थे, ऑक्जेलिस। फिर है ये वाला फूल। ये जो फूल है ये है कोमेलिना का। तो ये कोमेलिना का है, इसमें एल बन रहा है, देखिए 2 एल बन रहे हैं, 2 एल बन रहे हैं यहाँ पर। कोमेलिना का फूल है, ये खुला हुआ वाला फूल है कोमेलिना का, ठीक है, जिसको कनकौआ भी बोलते हैं अपन को कनकौआ भी बोलते हैं जिसको। तो ये कोमेलिना का फूल है, खुला हुआ वाला, जिसको उन्मील्य पुष्प बोलेंगे। और ये जो है यहाँ पर, ये बंद वाला पुष्प है कोमेलिना का, कोमेलिना का बंद वाला पुष्प है, जिसको अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं। यहाँ पर भी दोनों दिखाए गए हैं, यहाँ पर खुला हुआ पुष्प दिखाया गया है, और जड़ों के पास होता है ये बंद वाला फूल। ये जो दिख रहा है अपन को बंद वाला फूल है, जिसको उन्मील्य बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं अपन। एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है, डायग्राम देके पूछ सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। तो एक तो है स्वपरागित पुष्प,
स्वपरागित पुष्प में हमको डायग्राम दिया है, फिर दूसरा डायग्राम है परपरागित पुष्प, और तीसरा डायग्राम दिया अनुन्मील्य परागणी पुष्प, यानी कि जो बंद वाले पुष्प जिसमें मिल सकते हैं अपन को, बंद वाले भी मिल जाते हैं। तो ये हमको दिया एग्जाम्पल कि ये स्वपरागित पुष्प होता है, और ये सूरजमुखी का हमको दिख रहा है फूल जो परपरागित है, यहाँ पर जो आके दूसरे के परागकण आके गिर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो मधुमक्खी बैठी हुई है, ठीक है, हाय बोल सकते हैं इसको। और ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये वाले फूल में जो एग्जाम्पल है ये है कॉमेलिना का एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी का ये है, ये कॉमेलिना का एग्जाम्पल है। कॉमेलिना, जिसको कनकौआ भी बोलते हैं, कनकौआ। ये पौधा किसका दिखाया गया है, कनकौए का दिखाया है, कॉमेलिना का। तो इसमें देखिए ये जो पौधा है इसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि इसमें क्या दिख रहा है अपन को। यहाँ पर अपन को दिख जाएगा ऊपर की तरफ में है खुले हुए वाले फूल, ऊपर की तरफ कौन से हैं, खुले हुए वाले फूल हैं, है ना, जिसको बोलते हैं उन्मील परागणी पुष्प, उन्मील परागणी पुष्प, या फिर चेस्मोगेमस फ्लावर्स, या फिर क्या बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स, उन्मील परागणी पुष्प। और दूसरा नीचे की तरफ में है जो इसकी जड़ों की तरफ है, यहाँ जड़ों की तरफ है, वो है अनुन्मील परागणी पुष्प, अनुन्मील परागणी पुष्प। ये वाला जब फूल है, ये फूल की कली है, ये फूल है, ये फूल है, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, फूल हैं। और ये कैसे दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से कि ये बंद है, सारे के सारे कैसे हैं, बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो सारे के सारे बंद है। तो अनु नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि बंद है। और यहाँ पर क्या है, ऊन अपन को मिल गया, ऊन मिला, यानी कि अपन ने उसको आँख खोल के देखा तो ये खुले हुए फूल हैं। उन्मील परागणी पुष्प कॉमेलिना का एग्जाम्पल है। ये तो हमें मालूम है सूरजमुखी है, दूर से ही पहचान लेंगे सूरजमुखी। और ये वाला जो फूल है यहाँ पर जो दिखाया गया है वो ऑक्सैलिस है, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस का फूल है। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि कौन सा अपन ने टॉपिक पढ़ लिया, परागकण के प्रकार पढ़ रहे थे जिसमें 3 प्रकार होते हैं, और उसमें हमने पहला प्रकार पढ़ लिया जो स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन के बारे में हमने पढ़ लिया। थोड़ी सी लाइन उसमें और बची हुई है कि जो अनुन्मील परागणी पुष्प हैं, अनुन्मील परागणी पुष्प, यहाँ पर एनसीईआरटी में मिस्टेक है इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा है, यहाँ उन्मील परागणी पुष्प लिखा हुआ है, जबकि यहाँ लिखा होना चाहिए अनुन्मील परागणी पुष्प। तो अपनी एनसीईआरटी में इसको करेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश की एनसीईआरटी में जब हम पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट दिया हुआ है, तो वैसे भी हमको समझ में भी आ जाएगा क्यों गलत है वो। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्मील परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। और यहाँ पर भी जब मैंने यहाँ पर जो स्क्वायर बनाया हुआ है वहाँ पर भी थोड़ी सी लाइन गायब है कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए परागण करने वाले कारकों की अनुपस्थिति में भी क्या कर सकते हैं, बीज पैदा कर सकते हैं। क्यों पैदा कर सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, अनुन्मील परागणी पुष्प। जो अनुन्मील वाले होते हैं कौन से वाले, जो बंद वाले हैं, ये वाला जो बंद वाला हमने दिखाया था, बंद वाला फूल है, इसके ऊपर इसका अंडाशय वर्तिका है और वर्तिकाग्र है, और इसके बाजू में इसका क्या है, परागकोश है, और इसमें जो परागकण होते हैं वो झड़ के इस पर गिर जाते हैं। तो मान लीजिए कि परागण करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे हवा हो गया, हवा एक कारक होता है, अभी इसे बता दिया मैंने कि हवा चलती है तो ये उड़ के जो है यहाँ पर गिरते हैं। लेकिन ये जो बंद वाले फूल हैं उसको हवा की ज़रूरत है क्या परागण करने के लिए, नहीं है ज़रूरत। क्यों, क्योंकि एक तो बहुत ही पास है, ठीक है, और दूसरा क्या है, जैसी ये निकलेंगे, जैसे ये फटेंगे परागकण निकलेंगे और वैसे ही निकल के कहाँ गिर जाएंगे, इसके पास गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ही करीब है। तो अगर कोई कारक नहीं है, परागण करने वाले कोई कारक नहीं भी है, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में भी जो अनुन्मील परागणी पुष्प होते हैं, यानी कि ढके हुए वाले पुष्प, वो क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित रूप से, यानी कि कर ही सकते हैं, बिल्कुल हो ही जाएगा, सुनिश्चित रूप से बीज पैदा कर सकते हैं, यानी कि उनके बीज बन के रहेंगे। बीज कब बनते हैं कि ये जो परागकण निकल के यहाँ से जो नर युग्मक मादा युग्मक मिल जाएंगे दोनों अंडाशय के अंदर में,
और यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बीज बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बीज बन जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, बीज बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि परागण तो हो, यानी कि ये दोनों आपस में आके वर्तिकाग्र पे तो गिरे, तभी तो जाके वो अंदर जाएगा। तो परागण कर, जो पुष्प परागण कर लेगा तो वो क्या कर सकता है, बीज भी बना सकता है। तो इसलिए जो अनुन्मील वाले होते हैं, अनुन्मील मतलब जो ढके हुए वाले होते हैं, जो कि अनावृत नहीं होते, यानी कि आवृत होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सुनिश्चित रूप से वो बीज पैदा कर सकते हैं क्योंकि वो ढके हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, उन्मील लिख दिया यहाँ पर इन्होंने। उन्मील मतलब क्या होता है, जो खुले हुए पुष्प हैं। अब खुला हुआ जो भी पुष्प रहेगा, क्यों गलत लिखा है देखिए, यहाँ पर वर्तिका है, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये इसका आ गया पुंकेसर। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए परागकण निकले, तो कुछ तो हो सकता है कि यहाँ पर टकरा गया, तो उसमें परागण हो जाएगा। लेकिन इसको टकराने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, कोई बाहरी कारक चाहिए, तब जाके तो भी इसका ये परागण हो पाएगा। और हो सकता है हवा दूसरी जोर चले जाए तो कोई भी ना टकराए इससे, कोई भी परागण ना हो पाए। तो इसलिए जो खुले हुए वाले रहते हैं, उन्मील वाले, उसमें हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बीज पैदा हो जाए। जैसे उसका एग्जांपल आगे भी आ जाएगा, भुट्टा देखा होगा आपने, भुट्टा देखा होगा, ये भुट्टा है मान लीजिए, उसमें दाने लगे रहते हैं ना भुट्टे में, तो अपन ने देखा होगा कि वो जो दाने हैं, कुछ तो दाने बहुत ही मोटे मोटे अच्छे से रहते हैं, कुछ दाने बहुत छुटके छुटके से रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अंडाशय था, वो क्या था, एक अंडाशय था, और वो उसमें क्या हुआ, उसमें निषेचन नहीं हो पाया, इसलिए वो फल नहीं बन पाता है, और इसलिए वो दाने छोटे रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उसमें ये परागण ही नहीं हो पाया था, क्योंकि वो कैसा फूल था, खुला हुआ फूल था, उन्मील वाला फूल था, तो इसलिए उसमें परागण हमेशा नहीं हो पाता। लेकिन जो ढके हुए वाले फूल हैं, उन्मील अनुन्मील वाले, जिसको हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, उसमें हमेशा क्या होता है, परागण हो जाता है, क्योंकि बहुत पास पास में है, इसलिए वो सुनिश्चित रूप से बीज पैदा कर सकते। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जाहिर सी बात है। फिर क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मील पौधों को इससे फ़ायदे हैं या हानि, क्यों? यानी कि वो पूछ रहे हैं कि देखिए, अब उनके तो हमेशा बीज बन के ही रहेंगे, कौन से वाले, अनुन्मील पौधों के। ये इसलिए भी गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिख दिया इन्होंने, अनुन्मील, और यहाँ पर क्या लिखा था, उन्मील, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो क्या आप सोचते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो अनुन्मील वाले पौधे हैं, जिसमें ढके हुए जिसके फूल रहते हैं, तो उसमें इससे इसको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान होगा, फ़ायदा होगा कि हानि होगी, और फ़ायदा होगा तो क्यों होगा, और हानि होगी तो क्यों होगी? यानी कि हमेशा इसको मौका मिलेगा बीज बनाने का, जितने भी जब भी इसके परागकण बनेंगे वो इसमें गिर के रहेंगे, तो इसलिए हमेशा इसके बीज बन जाएगा। तो अब ये पूछ रहे हैं इससे इसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये हमको बताना है, और क्यों होगा। इसका आंसर हमें आनुवांशिकता वाले चैप्टर में मिलता है, और असल में इसका आंसर क्या होता है, इसमें इसको नुकसान होता है, और क्यों होता है वो हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला जो हमने परागण था, परागण के 3 प्रकार थे, तो 3 प्रकार में से एक प्रकार हमने पढ़ लिया। कौन सा प्रकार पढ़ लिया, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, जिसको स्वपरागण भी बोलते हैं, स्वपरागण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगेमी। अब दूसरे प्रकार का जो परागण होता है उसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। उसको क्या बोलते हैं हम, सजात पुष्पी परागण, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है गेटनोगैमी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है गेटनोगैमी, GEIT, गेट, TONO, गेटनोगैमी, गेटनोगैमी बोलते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो इसको गेटनोगैमी, गेटनोगैमी कहते हैं इसको अपन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण है। यानी कि एक ही पादप होगा, यानी कि पौधा एक ही है, उसके एक पुष्प का परागकण क्या होगा, एक फूल का परागकण दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र पर
स्थानांतरित हो जाएगा, वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए डायग्राम से समझते हैं अपन। तो सजात पुष्पी परागण हम पढ़ रहे हैं। सजात पुष्पी परागण ये पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये पौधा है, यहाँ पर ये बढ़िया प्यारा सा पौधा है, ये इसकी पत्ती लगी हुई है, और यहाँ पर ये इसकी फूल है, यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है, और यहाँ पर इधर पे एक फूल लगा हुआ। अब फूल में क्या हो रहा है कि ये इसका अंडाशय, ये इसका स्त्री केसर है। थोड़ा अच्छे सा बनाते हैं स्त्री केसर, ठीक है। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, और ये इसमें लगा हुआ है इसका पुंकेसर, ठीक है। और ये इसका क्या है, पंखुड़ी है, ताकि फूल जैसा तो लगे, ये इसकी पंखुड़ी है। ये एक फूल हो गया, और यहाँ पर ये दूसरा फूल है, यहाँ पर इसी पौधे का दूसरा फूल है, यहाँ पर भी इसका पुंकेसर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये इसकी पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं, इसकी पंखुड़ी लगी है। तो ये है एक फूल, पहला फूल ये है और दूसरा फूल ये है। पौधे कितने हैं पौधे कितने, पौधा एक ही है, ये एक ही पौधा है, जड़ बना दी इसकी, पौधा एक ही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जूम करके देखें अपन, इसका परागकण निकले, यहाँ पर इसके परागकण निकले, डॉट डॉट से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा परागकण बना दे रहा हूँ। ये परागकण है मान लीजिए, वो किससे निकला, इस वाले फूल से निकला परागकण। अब क्या हुआ, ये परागकण जो है जाके ये निकला यहाँ से, और जाके ये वाले वर्तिकाग्र पे आके गिर गया। ये परागकण क्या हुआ, ये परागकण क्या हो रहा है कि इस वाले फूल से निकला, ये वाले फूल से ये परागकण निकला, ठीक है, एक फूल से निकला, और क्या हुआ कि ये वाला जो परागकण है वो जाके दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र पे आके गिर गया, दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र पे आके गिर गया। तो ये जो हुआ है कि एक फूल से दूसरे वाले फूल पे के वर्तिकाग्र पर जब ये परागकण गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, यानी कि यहाँ पर जो जाति है, जो खानदान है वो एक ही है। खानदान क्या है, जो जाति है वो एक ही है, और किसकी जाति, पुष्प की जाति, जो पुष्प की जाति है वो एक ही है। यानी कि इनका खानदान क्या कहलाएगा, इनका खानदान है ये पेड़ पौधा, इनका पौधा तो सेम है, लेकिन फूल क्या हैं, फूल इनके अलग अलग हैं, फूल इनके अलग अलग हैं, यानी कि घर अलग है लेकिन खानदान सेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, एक फूल से दूसरे फूल के बीच में हो रहा है परागण, ठीक है। लेकिन इन दोनों का पौधा क्या है, एक ही है, इन दोनों का पौधा एक ही है, एक ही पौधे पे दोनों लगे हुए हैं। यही चीज़ क्या कहलाती है, सजात पुष्पी परागण, कि जब एक ही पौधे के एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे गिर जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं या गीटनोगैमी कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण है सजात पुष्पी परागण, ठीक है। अब यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है, क्रियात्मक रूप से कैसा है, पर परागण है, जिसमें एक कारक या फिर जिसको एजेंट बोलते हैं वो सम्मिलित होता है, कारक या एजेंट सम्मिलित होता है। लेकिन जो सजात पुष्पी परागण है वो लगभग अनुवांशिक रूप से, यहाँ पर लाइन जोड़ लेना, अनुवांशिक रूप से स्वायुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं, क्या हो रहे हैं, उसी पादप से आते हैं। अब यहाँ पर भी समझने वाली बात है, क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्रियात्मक रूप से पर परागण जैसा है। मैंने बताया था पर परागण में क्या होता है, पर परागण में ये एक फूल है, ठीक है,
ये एक फूल है और ये दूसरा फूल है। जब अगर ये वाले जो परागकण हैं, इस फूल के परागकण इसी पर गिर जाएं, खुद के परागकण खुद पे गिर जाएं, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन अगर किसी दूसरे फूल के परागकण किसी अन्य फूल पे गिर जाएं, अन्य फूल के वर्तिकाग्र पे गिर जाएं, तो इसको बोलते हैं परपरागण। तो क्रियात्मक रूप से देखें, यानी कि देखने में कैसा लग रहा है कि एक फूल के परागकण दूसरे फूल के परागकण में गिर रहे हैं, पराये फूल के परागकण में गिर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, परपरागण। यानी कि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, परपरागण है। क्रियात्मक रूप से ये परपरागण है। लेकिन आनुवांशिक रूप से अगर देखा जाए, यानी कि इसके जीन्स अगर हम देखेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे, वो स्वपरागण जैसे ही मिलेंगे। स्वपरागण जैसे ही मिलेंगे। क्या स्वपरागण मतलब जीन कैसे होंगे स्वपरागण में? स्वपरागण में क्या होगा कि जो परागकण है उसके भी जो क्रोमोसोम है, जो उनके आनुवांशिक पदार्थ हैं, जो उसका जेनेटिक मटेरियल जिसमें उसकी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, वो क्या होंगी, सेम होंगी, है ना। आनुवांशिक रूप से सेम है। क्यों? क्योंकि इसका जो पादप है वो तो एक ही है। आनुवांशिक रूप से क्या है, उसके पादप तो एक ही है। यानी कि जो जानकारी इस परागकण में होगी, वैसी वाली जानकारी इस वर्तिकाग्र पे भी होगी। वैसी वाली जो आनुवांशिक जानकारी है वो इस वर्तिकाग्र पे भी होगी। यानी अंदर से ये दोनों सेम ही होंगे। मान लीजिए कोई दूसरा पौधा होता और दूसरे पौधे का परागकण यहाँ पर आके गिरता, दूसरे पौधे का परागकण इस पौधे में आके गिर जाता, तो यहाँ पर आनुवांशिक रूप से सेम नहीं होते। आनुवांशिक रूप से सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका जो सेल है, इस पौधे का सेल है, इसमें रखी हुई है जलेबी और समोसा। ठीक है, इस सेल में इन्फॉर्मेशन है जलेबी बनाने की, समोसा बनाने की। और दूसरे पौधे में इन्फॉर्मेशन है, दूसरे पौधे में जानकारी है सितारा बनाने की और चांद बनाने की, सितारा बनाने की, चांद बनाने की। ठीक है, तो अगर मान लो ये वाली जानकारी वाला परागकण अगर मान लो इस पौधे पे गिर जाता, तो दोनों की जानकारी क्या हो जाती, मिक्स हो जाती, नई जानकारी मिल जाती इसको, है ना, एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ कि ये पादप तो सेम ही है, इसलिए इस फूल का जो स्त्री केसर है उसके पास भी क्या जानकारी होगी, इसके पास भी जलेबी बनाने की जानकारी होगी और समोसा बनाने की। तो अगर मान लो इसका परागकण गिर भी गया, तो अंदर से क्या है, अंदर से तो सेम ही है, दोनों की जो जानकारियाँ हैं वो सेम ही रहेंगी। इसलिए आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो सेम रहेंगे, ये दोनों के दोनों एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसका पादप जो है एक जैसा ही है। लेकिन क्रियात्मक रूप से अगर देखें, यानी कि बाहर से देखें, तो देखने में क्या लगेगा कि ये परपरागण है, क्योंकि दूसरे फूल का परागकण इस पर गिर रहा है। ठीक है, तो ये बात ही अपन को समझने की थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यद्यपि सजात पुष्पी परागकण क्रियात्मक रूप से परपरागण है, यानी कि देखने में वो कैसा है, परपरागण है। सजात पुष्पी परागण जो अपन पढ़ रहे हैं वो कैसा है, देखने में परपरागण है, जिसमें एक कारक एजेंट भी शामिल है। यानी कि कारक एजेंट शामिल है। कैसे शामिल है कि यहाँ से जो परागकण है उसको पहुँचाने के लिए, इस पे पहुँचाने के लिए क्या चाहिए पड़ेगी, हवा चाहिए पड़ेगी ना, कोई कारक चाहिए पड़ेगा इसको पहुँचाने के लिए, तो कारक भी शामिल है। जिसमें एक कारक सम्मिलित है, तो सजात पुष्पी परागण लगभग आनुवांशिक रूप से, लेकिन कैसा होता है, स्वयुग्मन जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आता है, यानी कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम ही रहती है। इसलिए आनुवांशिक रूप से अंदर से देखा जाए तो वो कैसा होता है, स्वयुग्मन जैसा ही होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, लास्ट तरीके का जो निषेचन है, नाश तरीके का जो परागण है उसको बोलते हैं परनिषेचन। उसको क्या बोलते हैं, परनिषेचन। इसमें ये होता है कि इसमें भिन्न पादपों के परागकोश, पादप ही यहाँ पर यानी कि पौधे ही अलग हो गए, उसके भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। चित्र 2.9 बा में हम देख सकते हैं।
तो दूसरे तरीके का जो हम परागण पढ़ रहे हैं, तीसरे तरीके का जो हम परागण पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि उसको पहले तो उसका नाम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में जीनोगैमी, ZENO जीनो GAMY गैमी, और हिंदी में लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा गेमी, ठीक है। और हिंदी में इसको बोला जाता है परनिषेचन। इसमें क्या समझाया गया है, इसमें ये समझाया गया है कि मान लीजिए ये एक पादप है और ये दूसरा पादप है, ठीक है। अब इस पादप में यहाँ पर इसका फूल लगा है, यहाँ पर इसका फूल लगा है, और इस पादप में ये एक फूल है, ये इसका वर्तिकाग्र, ये स्त्री केसर है इसका, और ये इसका पुंकेसर है। और ये दूसरा फूल है, दूसरे पादप का फूल है, ब्लू कलर से बना देते हैं चलिए इसको। और यहाँ पर लगा इसका स्त्री केसर, और ये लगा इसका पुंकेसर। तो अब परनिषेचन में क्या होता है कि भिन्न पादप होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, भिन्न पादप है, ये एक अलग पादप है और ये एक अलग पादप है। दोनों पादप कैसे अलग हैं, ठीक है, पादप अलग हैं। तो भिन्न पादप के फूल होते हैं, जो भिन्न पादप होने चाहिए सबसे पहले तो, और भिन्न पादप के जो फूल होते हैं, भिन्न पादप के परागकण, यहाँ पर से निकले परागकण, इसके फटे परागकण, वो कहाँ पर चले जाते हैं, भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं, यानी कि दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं, दूसरे पौधे के ही वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं, यहाँ पर आगे गिर जाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है कि कोई दूसरे पौधे के, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, पौधों की बात हो रही है, दूसरा पौधा ही अलग हो गया, खानदान ही अलग हो गए दोनों के। जब खानदान ही अलग हो गए यहाँ पर, तो दूसरे खानदान के परागकण किसी दूसरे खानदान के वर्तिकाग्र पे आके गिर जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीनोगैमी या फिर परनिषेचन बोलते हैं। परनिषेचन यानी कि पराया वाले में निषेचन हो रहा है, पराये वाले पौधे पे निषेचन हो रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि परनिषेचन में क्या होता है, इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट बात होगी कि मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है, जिसमें परागण के समय में क्या होता है, आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। आनुवांशिक तौर पे भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है, यानी कि यही एक ऐसा केवल एकमात्र परागण होता है, परागण का तरीका है, जिसके अंदर में क्या होगा कि आनुवांशिक तौर पे यानी कि अंदर से एक ऐसा परागकण आएगा, ऐसे परागकण आएंगे जो कि आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है, यानी कि वो अंदर से क्या होगा, अलग होता है, डिफरेंट होता है। कैसे, देखिए कि ये वाला जो पौधा है, इसके अंदर में क्या है, पहले भी एग्जांपल दिया मैंने, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है या फिर सूचना है किस चीज़ की, सितारा बनाने की, चांद बनाने की। और ये वाला जो पौधा है, इसके अंदर में सूचना है क्या बनाने की, इसके अंदर सूचना है जलेबी बनाने की और समोसा बनाने की मान लीजिए। और ये क्या है, इसका कोशिका है, और इसके अंदर ये वाली सूचना है। अब जब ये वाली सूचना वाला परागकण इस वाली सूचना वाले परागकण से मिलेगा, तो क्या होगा, एक नए आनुवांशिक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऐसा परागकण इसके पास आ रहा है जो कि आनुवांशिक रूप से भिन्न है, कैसा है, भिन्न है। तो यही सिर्फ एक ऐसा परागण का विधि है जो कि परनिषेचन कहलाती है, जिसमें एक अलग आनुवांशिक वाला परागकण दूसरे पौधे पे गिरता है, ठीक है।
दूसरे पौधे पे उसका आगमन होता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा परागकण आता है जो कि आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है, यानी कि अंदर से वो अलग होता है। तो यहाँ पर क्या बात हो गई कि मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिक रूप से यानी कि आनुवांशिक रूप से एक भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। किसके अंदर में? परनिषेचन के अंदर में। तो हम अपनी बात को समराइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया 3 प्रकार के परागण पढ़ लिए हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर। 3 प्रकार के परागण पढ़ लिए। परागण के प्रकार ये हमने पढ़ा। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किस बुनियाद पे पढ़ा कि उसका स्रोत क्या है, यानी कि कहाँ से परागकण आ रहे हैं। 3 प्रकार के परागण होते हैं। पहला हमने पढ़ा स्वयुग्मन या फिर जिसको स्वपरागण भी बोलते हैं, स्वपरागण। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ये हमने पढ़ा कि जिसमें एक ही फूल का जो परागकण होता है उसी फूल पे के वर्तिकाग्र पे गिर जाता है। दूसरे तरीके का हमने पढ़ा सजात पुष्पी परागण पढ़ा कि एक ही पौधा होता है, उस पौधे में 2 फूल है, एक ही पौधे पे 2 फूल है, तो एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे आके गिर जाता है। सजात पुष्पी परागण को बोलते हैं गेटनोगेमी। और लास्ट वाला जो हमने पढ़ा वो था परनिषेचन। जिसको जीनोगेमी भी बोलते हैं, जिसमें 2 अलग अलग पादप होते हैं, यानी कि पौधे ही अलग अलग होते हैं और एक दूसरे पौधे का परागकण किसी अन्य पौधे पे के वर्तिकाग्र पे गिर जाता है और यहाँ पर आनुवांशिक रूप से ये अलग होता है। तो ये 3 अपन ने परागकण के प्रकार पढ़ लिए। इनको अपन को अच्छे से याद करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।